अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले इसमें है एनाटॉमी ऑफ मायोकार्डियम। कार्डियक मसल सेल्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ब्रांचिंग एंड एनास्टोमोसिंग स्ट्राइएटेड मसल्स। जो कार्डियक के मसल सेल्स होते हैं तो वो ब्रांच्ड होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड मीन्स उनके ऊपर लाइंस होती हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस होती हैं उनकी और आपस में उन्होंने कनेक्शन बनाए होते हैं जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, ठीक है। 90% जो है मायोकार्डियम में कार्डियक मसल सेल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स के मुकाबले में इसमें 10 टाइम्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह साफ जाहिर है कि ये ज़्यादातर एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से वो हर वक्त माइटोकॉन्ड्रिया उनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है और उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो हर वक्त 24 घंटे काम करते हैं। वस्कुलर सप्लाई ऑफ द मायोकार्डियम। प्रीडोमिनेंट ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम द कॉर्नरी आर्टरीज। अच्छा, मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है ना तो कॉर्नरी आर्टरी से है। कॉर्नरी आर्टरी कहाँ से आती है? एओर्टा से। और वो अच्छा, ये बहुत मज़े की है कि जब कॉर्नरी आर्टरी एंटर होती है ना तो वो एपिकार्डियल रूट से एंटर होती है, मतलब कार्डियम के बाहर ऊपर सरफेस से, ठीक है ना। और फिर पेनेट्रेट करती है, मतलब जब वो पेनेट्रेट पहले रन करती है एपिड्यूरल रूट से, अभी तक पेनेट्रेट नहीं किया हुआ मायोकार्डियम को, तो उसको हम इंट्राम्यूरल आर्टरीज कहते हैं, जो ऊपर से गुजर रही होती हैं, इंट्राम्यूरल आर्टरीज। इफेक्टिवली वन वे स्ट्रीट फ्लो एंड सप्लाई, और वन वे फ्लो होता है, ठीक है। इसमें कोरोनरी आर्टेरियल ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और दूसरा ये कि ये गुजर रही होती है उसके मसल के ऊपर से। तो जब सिस्टोल होगा, यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो इसको बंद कर देंगे ब्लड सप्लाई को, यानी सिस्टोल में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट की, और डायस्टोल में जो है तो ये कोरोनरी ब्लड फ्लो जाता है। तो ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में मायोकार्डियम को ब्लड फ्लो मिलता है, ठीक है। When the microcirculation in the myocardium is not compressed, और डायस्टोल में क्या होता है, जो माइक्रो सर्कुलेशन है उस पर कंप्रेशन नहीं आई हुई होती, जैसे कि सिस्टोल में कार्डियक कंट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर कंप्रेशर आया हुआ होता है। द वन वे स्ट्रीट, देखिए, द वन वे स्ट्रीट ओनली फ्लोज विद इन अ फिक्स टाइम स्पेन। कहते हैं ना कि इससे पता चलता है कि जो ये वन वे फ्लो मिल रहा है वो एक ख़ास थोड़े से टाइम में ही मिलता है, जिस टाइम डायस्टोल होती है। कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम लोग क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या नज़र आता है एंजियोग्राफी में? ये एल क्या है? लेफ्ट मेन ट्रंक, ठीक है। ये मेन ब्रांचेज है कोरोनरी की, लेफ्ट मेन ट्रंक। ए एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो नीचे जा रही है। सी सरकमफ्लेक्स आर्टरी जो सराउंडिंग जा रही है। आर राइट कोरोनरी आर्टरी। और पी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। एक एंटीरियर डिसेंडिंग होती है, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग। एरियाज ऑफ सप्लाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेफ्ट कॉर्नरी जो आर्टरी है, पूरा जो ट्रंक है, उसमें से दो मेन ब्रांचेस जिसको याद करना ज़रूरी है। एक लेड LAD, ये मेन आर्टरी है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर ये ब्लॉक हो जाती है ना तो फिर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ये ब्लॉक हो जाती है ना तो फिर हमें स्टंट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, और जो राइट ट्रंक है वो उसको हम राइट कॉर्नरी आर्टरी ही कहते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ परफ्यूजन। अब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है ये नीचे आ रही है ना एंटीरियरली, तो ये क्या है? एपेक्स ऑफ द हार्ट को सप्लाई करेगी, और एंटीरियर है तो एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है जिसने दो में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट और राइट में, तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम जिसमें राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड किया हुआ है आपस में, तो उसकी एंटीरियर वाले पार्ट को ये सप्लाई करेगी क्योंकि ये एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। अब लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो लिटरल वॉल ऑफ द लिटरल लेफ्ट है तो लिटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। जो लेड आर्टरी थी वो एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करी थी। इसी तरह लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लिटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो 80% पॉपुलेशन में खाली राइट वेंट्रिकल को, पूरे के पूरे राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर थर्ड, जो हमारे पास 2/3 था
एंटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम का, तो वो एंटीरियर लेड आर्टरी कर रही थी, लेकिन जो पोस्टीरियर 1/3 रह गया है वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। और साथ में जो बेजल वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो नीचे वाला बेस है, उसको भी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस। इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस क्या है? सबसे पहली डिजीज़ है ये, दिस इज जेनरिक नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सिंड्रोम दैट रिजल्ट फ्रॉम मायोकार्डियल इस्कीमिया। इसमें होता क्या है कि इसमें इस्कीमिक में वो सारी डिजीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, जो कि एमआई की वजह से मतलब हो रही हो ना, या उससे रिलेटेड हो। इन ओवर 90% ड्यू टू रिडक्शन इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। 90% केसेस में इसमें क्या होता है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है हार्ट को, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस कहते हैं। अदर कंडीशन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड, और या हो सकता है कि सप्लाई कम हो या फिर डिमांड ज़्यादा हो चुकी हो, जैसे कि अगर हार्ट के मसल हाइपरट्रॉफी हो गए, उनको ज़्यादा चाहिए ब्लड, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है ये। शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में हो सकती है, जब कार्डियोजेनिक शॉक हो, जो हार्ट है वो सही पंप ना कर रहा हो ब्लड, तो हार्ट को खुद ब्लड भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इंक्रीजेस हार्ट रेट, ये हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया हो, ठीक है ना, तो ज़्यादा उसको अब ब्लड चाहिए, तो उतना ब्लड नहीं अवेलेबल। ठीक है। तो या क्या होगा, ब्लड फ्लो में कमी आएगी, या फिर रिजल्ट क्या हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो। डिमिनिश कॉर्नरी परफ्यूजन, अब कॉर्नरी परफ्यूजन कम हो जाए तो फिक्स कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन। एक होती है फिक्स्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो एक ही जगह पे मतलब फिक्स्ड है, ऑब्स्ट्रक्शन जो एक ही जगह फिक्स्ड हो। मोर देन 90% विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज, one or more lesions that cause at least 75% reduction of the cross-sectional area of at least one of the major epicardial arteries। कहते हैं फिक्स्ड कॉर्नरी obstruction जो है वो मोर देन 90% पेशेंट में यही होती है फिक्स्ड। उसमें होता क्या है कि ऐसे लेजन्स बन जाते हैं आर्टरीज के अंदर कि 70% क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एपिकार्डियल आर्टरीज का बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। 75% एरिया, जैसे ये 75% एरिया इसमें कम किया हुआ है उसने। अब कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है, ठीक है, तो अब क्या होगा ये जो है, तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले ये स्टार्ट हो रहा है ऊपर, ये नॉर्मल है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है इंटीमा, इंटीरियर लेयर, एक मीडियम लेयर, एडवेंटिशिया, आउटर मोस्ट लेयर। अब ये फिक्स्ड कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्शन बताई गई है। इसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन गया है और उसके ऊपर लिपिड्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है। अब पहले ये इस तरह हो जाएगा। अब फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, अब इसकी हीलिंग है। हीलिंग 2 तरीक़ों से होती है, या तो ये ऐसे बंद कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। जैसे ये अगर इसमें कन्वर्ट होगा ऑब्स्ट्रक्शन वाले में, तो ये क्या है, क्रोनिक स्टेज, मतलब स्लोली ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, अगर किसी भी सरफेस से अगर ये फट जाए, तो सारे के सारे प्लेटलेट्स इसके ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्लेटलेट्स आपस में मिलते हैं तो वो थ्रोम्बस बनाते हैं, ये हमें पता है। और ये थ्रोम्बस है, अब ये म्यूरल थ्रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। म्यूरल थ्रोम्बस जो सारी की सारी, मतलब म्यूरल वो होता है कि सारी की सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करे। ठीक है। तो म्यूरल थ्रोम्बस बन जाएगा विद वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन। हो सकता है ये बाद में एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाए। थ्रोम्बस है ना, मेरे प्लेटलेट्स की एक वो है, गुच्छा है, तो वो हो सकता है यहाँ से ट्रैवल करे कहीं और जाके ब्लॉक करे जो थ्रोम्बस बना, या फिर इधर ही ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस कर दे। ठीक है। तो इस तरीके से आर्टरीज बंद हो जाती हैं 2 तरीक़ों से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा तो हार्ट को जब पंप नहीं कर पाएगा, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसको पेन होगा, एंजाइना पेक्टोरस वाला, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगी। हमने पढ़ा था पहले, इस्कीमिया होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, जिसके रिजल्ट में इन्फाक्शन हो जाती है, यानी डेथ ऑफ द सेल्स स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर कॉन्सिक्वेंट टू प्रीवियस मायोकार्डियल इन्फाक्शन। जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना इस्कीमिक की, तो वो प्रोग्रेसिवली होती है, मतलब अचानक से कभी भी उसको नहीं होता कि हाँ अचानक से हो गया है, उसको पहले भी एमआई आ चुका होता है, उसको पता होता है। सडन कार्डिक डेथ, कभी कभी सडन कार्डिक डेथ की चांसेस होते हैं इस्कीमिक पेशेंट्स में। एंजाइना पेक्टोरस क्या है, दिस इज़ अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स
ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सिम्टम है। इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया, मतलब ये ट्रांजिएंट है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, और इसमें थोड़े टाइम के लिए मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, मतलब मायोकार्डियम को थोड़े टाइम के लिए ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ इंड्यूसिंग सेलुलर नेक्रोसिस, और इतने कम टाइम के लिए होती है कि उससे वो नेक्रोसिस नहीं शुरू होती, लेकिन पेन होता है। ठीक है, दैट डिफाइंस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, 3 वेरिएंट्स हैं, मतलब 3 किस्म के ना एंजाइना है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, स्टेबल एंजाइना ये ना कि वो बस स्टेबल है, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज या बहुत कोई काम करते हैं तब आपको पेन होता है, क्योंकि आपका ब्लड सही पंप नहीं कर पाता, लेकिन नॉर्मली रेस्ट पे सही है। जो अनस्टेबल एंजाइना होते हैं ना, उसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। एक प्रिंस मेटल एंजाइना अलग है, अनस्टेबल अलग है, और इसमें दोनों साथ में आए हुए हैं। अच्छा, 3 है ये। ठीक है ना, ये 3 है एंजाइना, एक है स्टेबल एंजाइना, एक है प्रिंस मेटल, और एक है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्रॉनिक स्टेनोजिंग आर्टरी स्क्लेरोसिस, जब हो रीचिंग अ क्रिटिकल लेवल लीविंग द हार्ट वल्नरेबल टू इंक्रीज डिमांड। एक ऐसे क्रिटिकल लेवल पे जब पहुंच जाए कि अब अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उसको पेन होगा, टिपिकली रिलीव्ड बाय रेस्ट, लेकिन रेस्ट पे पेन नहीं होता स्टेबल एंजाइना में। ठीक है, और या वैसोडाइलेटर दे दो तो ठीक हो जाएगा, या रेस्ट पे उसको कर दो तो ठीक हो जाएगा, या उससे। अब प्रिंस मेंडल जो एंजाइना है वो अनकॉमन है, बहुत कम होता है। ये स्पाज्म की वजह से होता है, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसकी आर्टरी स्पाज्म में चली जाए। ठीक है, अनरिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, इससे बीपी था नहीं था, हार्ट रेट कैसे से कोई उससे रिलेशन नहीं है। जनरली रिस्पॉन्ड्स टू वेजोडाइलेटर, और इसमें वेजोस्पाज्म हुआ होता है, तो हम जब वेजोडाइलेटर देंगे तो वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर देगा हमें। अब तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है ना, अब इसमें पैटर्न क्या है कि पेन अकर्स विद प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड टेंड टू बी प्रोलॉन्ग। अब इसमें प्रोलॉन्ग पेन होता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है पेन की हर बार। इसमें क्या होता है ना कि जो पहले एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक था ना, वो इसमें डिसरप्ट हो जाता है। डिसरप्ट मतलब वो जो फट गया था ऊपर से, और ऊपर से थ्रोम्बस बनना शुरू हो गया था, वो हो जाता है। विद सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक फट जाता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, और साथ में स्पाज्म्स आ जाते हैं, और ये हर वक्त मतलब बस पेन देता है, फिर रेस्ट पे भी पेन होगा उसको। ये अनस्टेबल एंजाइना है, और ये प्रिडिक्ट करता है, मतलब अगर किसी को अनस्टेबल एंजाइना हो तो इसका मतलब कि उसको हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इफेक्ट्स ऑफ इस्कीमिया ऑन मायोसाइट, जो हार्ट के मसल्स हैं उसके ऊपर इस्कीमिया का क्या इफेक्ट आता है। ऑनसेट ऑफ एटीपी डिप्लीशन, एटीपी डिप्लीशन हो जाती है कितनी, एटीपी डिप्लीशन सेकंड्स में। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आस्ते आस्ते कॉन्ट्रैक्टिलिटी लॉस कर जाते हैं लेस देन 2 मिनट्स के अंदर। एटीपी रिड्यूस टू 50% 10 मिनट्स में, और रिड्यूस टू 10% 40 मिनट्स में, और इरिवर्सिबली डैमेज हो जाएगा अगर 20 से 40 मिनट तक ये रहा। माइक्रोवास्कुलर इंजरीज अगर ग्रेटर देन 1 आवर हो। अब होता है ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन और सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन, 2 किस्म के होते हैं। अब मैं आपको बताया था ना, म्यूरल लेयर्स को कहते हैं। म्यूरल का क्या मतलब है, लेयर्स। ठीक है ना, तो ट्रांसम्यूरल का मतलब कि सारी लेयर्स ऑफ द वाल, हार्ट की जो वाल्स है ना, उसकी की सारी लेयर जो है ना, तो वो नेक्रोसिस हो जाए। The ischemic necrosis involves full or nearly full thickness of the ventricular wall in the distribution of a single coronary artery। कहते हैं एक coronary artery के अंदर जितनी भी वो थी ना वाल वेंट्रिकल की, वो की सारी मतलब फुल थिकनेस जितनी लेयर्स थी उसकी, वो की सारी नेक्रोज हो जाए, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन है। यूजुअली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक कॉर्नरी, और ज़्यादातर ये क्रॉनिक कॉर्नरी एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है। एक्यूट ब्लैक चेंज अचानक से भी हो सकता है, या फिर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस कहीं से आ जाए तब भी। सब एंडोथीली एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट जो है ये लिमिटेड है खाली इनर 1/3। ठीक है ना, इनर 1/3 या 1/2 ऑफ द वेंट्रिकल, जो अंदर वाला है उसको खाली अफेक्ट करेगा। More may extend laterally beyond the perfusion territory of a single coronary artery,
और वो तो खाली उसी जगह पे था टेरिटरी में ना, जिसमें इसमें कहते हैं कि हो सकता है कि वो लिटरली और जगहों को भी अफेक्ट कर दे। ठीक है। In the majority of cases there is diffuse tenosing coronary atherosclerosis, और ज़्यादातर केसेस में सब इंडोकार्डियल डिफ्यूज टेनोसिंग होती है। मतलब डिफ्यूज का मतलब कि एक आर्टरी नहीं बल्कि बहुत सारी, जब बहुत सारी पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो। ठीक है। ग्रॉस चेंजेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नन टू ओकेजनल मोटलिंग। ठीक है। अब होता क्या है ना कि नन टू ओकेजनल मोटलिंग मतलब कुछ नहीं हो रहा या थोड़ी बहुत रंग चेंज हो रहा है, ऐसा ग्रॉस जो आपको नज़र आएगा हार्ट का 12 आवर्स के अंदर। डार्क मॉटलिंग हो जाएगी 12 to 24 आवर्स में, और सेंट्रली येलो टैन हो जाएगा विद हाइपरीमिक बॉर्डर। हाइपरीमिक मतलब रेड बॉर्डर, बीच में येलो रेड बॉर्डर के साथ 3 to 7 डेज में वो एरिया हार्ट का। ग्रे वाइट स्कार बन जाएगा 2 to 8 वीक्स में। ठीक है। अब ये जो बना हुआ है ये क्या है, शुरू में पहले ये एंटीरो सेप्टल हील्ड है। ठीक है, हील्ड। इंट्राम्यूरल इन्फार्क्ट, इंट्राम्यूरल इन्फार्क्ट पहले था और फिर हील हो चुका है। ये वाला, ये वाला, ये क्या है, एंटीरोलिटरल इन्फार्क्ट ये, और ये पोस्टीरियर इन्फार्क्ट। रिसेंट एंड ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत पुराने इन्फार्क्शन हुई हो, जो वाइट ग्रे हो जाए। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस ऑफ मायोकार्डियल, अब वो ग्रॉस चेंजेस थी ना जो कलर चेंज हो रहा था, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या चेंजेस आ जाती हैं उसके अंदर। तो अर्ली कोगुलेशन, नेक्रोसिस एंड एडिमा। सबसे पहले क्या है कि अर्ली कोगुलेशन, नेक्रोसिस एंड एडिमा एंड हेमरेज, ये 4 to 12 आवर्स में हो जाता है। ठीक है ना। नेक्रोसिस हो जाती है, एडिमा और हेमरेज, ब्लड मतलब लीक होता है वहाँ से। फिर पाइकोनोसिस ऑफ द न्यूक्लियाई, हाइपरसिनोफिलिया, अर्ली न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट, ये आ जाते हैं 12 to 24 आवर्स में। इस हाइपर ईसिनोफिल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पाइकोनोसिस हो जाती है न्यूक्लियाई की। जो मसल सेल्स हैं ना, तो जो कार्डिक मसल सेल्स हैं, ठीक है, उनकी न्यूक्लियाई जो है ना तो वो काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है, जो मसल के सेल्स की न्यूक्लियाई हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, इसको हम पाइकोनोसिस ऑफ न्यूक्लियाई कहते हैं। और वहाँ पे क्या आ जाते हैं बहुत सारे इंसिनोफिल्स, जिसको हम हाइपरसिनोफिलिया कहते हैं, और न्यूट्रोफिल्स आना शुरू हो जाते हैं 12-24 आवर्स में। उसके बाद कोगुलेशन नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। कोगुलेशन नेक्रोसिस के साथ इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अब जब आप इंटरस्टिशियम को चेक करेंगे उसमें न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे आपको। डेंस ग्रेटर देन 2 मंथ्स गुजर जाएं, उसके बाद जब आपको माइक्रोस्कोप में वो देखें तो कोलेजन स्कार बन चुका होगा। कोलेजन के साथ जब भी हीलिंग होती है तो स्कार बन जाता है ना, जैसे उसी तरह हार्ट पे भी होता है ऐसे ही। हाइपर एसिनोफिलिया ऐसे नज़र आता है जब ये एसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा जगह जगह होंगे। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, अब न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कहते हैं लेबोरेटरी में हमें कैसे पता चलता है कि इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम इनमें वो चीज़ें चेक करते हैं जो कि इंटरसेलुलरी लीक होती हैं, डैमेज मायोसाइट की। जब भी कार्डिक सेल्स ख़राब होंगे तो उनमें से कौन सी चीज़ें केमिकल्स रिलीज़ होंगे वही हम चेक करेंगे ना लेबोरेटरी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिनिन काइनेज जो है ना तो वो एम बी आइसो एंजाइम है। ठीक है, एम बी आइसो एंजाइम ये चेक करते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और ट्रॉप आई और ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, ये दोनों चेक करते हैं, ट्रॉप आई और ट्रॉप टी। और इसका कोई टेबल होगा आप वो देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले शुरू के
24 घंटों में कौन सा वाला ज़्यादा हो जाता है तो हम चेक करते हैं, और लेट बाद में अगर कोई पेशेंट आए फिर कौन सा वाला चेक करते हैं, ठीक है। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी वगैरह, जिसमें हम क्यू वेव देखते हैं, क्यू वेव आ जाती है। वैसे तो क्यूआरएस पूरा कम्प्लेक्स है ना, जिसमें कोई वेव नज़र नहीं आ रही होती, आगे जो बना हुआ है ये क्यू होता है, क्यू नीचे की तरफ होता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुई हो तो थोड़ी सी क्यू वेव ऊपर की तरफ आती है, क्यू, ये क्यू वेव। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ठीक है, ठीक है, ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन नज़र आएगी आपको। एसटी, इसको हम स्टेमी कहते हैं। एसटी एलिवेशन एमआई एक होती है, नॉन स्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसमें एलिवेशन नहीं होती एसटी सेगमेंट की, वो नॉन स्टेमी होती है, उनमें इन्वर्जन होती है टी वेव की। और एलिवेशन एमआई तब होगी जब ट्रांसम्यूरल हुआ हो, सारे के सारे लेयर्स इन्वॉल्व हों, समझ आई। और इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स ये भी एक वो है जिससे पता चलता है कि एमआई हुआ है। और ये है क्यू वेव, क्यू वेव का एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ आ गए। और एक्यूट इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मतलब एक्यूटली जो जल्दी इफ़ेक्ट्स आते हैं वो क्या है, उसी टाइम जो पता चलता है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, एरिथमियास, हार्ट की रिदम ख़राब, और कार्डिक रप्चर, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम जो होती है लेयर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, और सडन डेथ। इनवेरिएबली दिस वुड बी ड्यू टू लेथल एरिथमिया, कहते हैं कि सडन डेथ शायद ऐसी एरिथमिया हुई होगी उसको जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एक होता है एसिस्टली और एक होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये होता है ना कि वेंट्रिकल्स जो है ना उनके उसके अंदर ना खुद ही वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, और वो आर्टरीज जो एक होते हैं और एट्रियम, एक होते हैं वेंट्रिकल्स ना, तो एट्री अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसी अजीब अजीब वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम रेटिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और एसिस्टली क्या होती है? एसिस्टली स्ट्रेट लाइन, सिस्टोल ही नहीं है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर किसी को एमआई हो जाए? इन्फार्क्ट एक्सटेंड हो सकता है इस जगह से कहीं और, म्यूरल थ्रोम्बस हो सकता है, उसको म्यूरल पता है ना, जब सारा का सारा लेयर्स को इन्वॉल्व करे ना, तो वो पहले खाली स्किन में या फिर वो थ्रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म्स, वेंट्रिकुलर एनोरिज्म्स तो पता है ना आपको, जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो पीछे वाली आर्टरी के ऊपर प्रेशर आता है क्योंकि सारा ब्लड उधर एक्यूमुलेट होता है, तो वो वाली आर्टरी ना वो उसकी लेयर इतनी पतली हो जाती है कि वो बैलून होती है, बैलूनिंग, तो वो बैलूनिंग को हम एनोरिज्म्स कहते हैं, और हो सकता है कि वो फट जाए बाद में कहीं जाके, ठीक है। तो इसी तरह वेंट्रिकल्स के ऊपर जब प्रेशर आएगा तो वेंट्रिकुलर एनोरिज्म्स बनेंगे। मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है जब वेंट्रिकुलर फ्री वाल हो जाए, जैसे वेंट्रिकुलर एनोरिज्म बन के अगर फट जाए ना, उसको हम मायोकार्डियल रप्चर भी कह सकते हैं। सेप्टल और पेपिलरी मसल, इसमें मायोकार्डियल रप्चर किस किस चीज़ का हो सकता है ये बता रहे हैं। एक वेंट्रिकुलर का, एक सेप्टम जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में डिवाइड करते हैं, और एक पेपिलरी मसल्स, इनमें से कोई भी रप्चर हो सकता है। इन्फार्क्ट एक्सटेंशन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। अब ये मायोकार्डियम का क्रॉस सेक्शन लिया गया है, ये एंडोकार्डियम है, ठीक है, और ये आर्टरी भी बनाई गई है। अब ये आर्टरी है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये 0 आवर्स, मतलब अब ये जो है ना तो 0 आवर्स, अब आगे जाएं 2 आवर्स पे, 2 आवर्स पे फिर जाएं, ये पहले खाली इतने एरिया को इफेक्ट किया इसने, फिर आगे जाएं इतना एरिया ने क्रॉस हो चुका है 24 आवर्स के बाद। रप्चर्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्ट की वजह से रप्चर हो जाए मायोकार्डियम, वो इस तरह नज़र आता है, क्योंकि जहाँ से ब्लॉकेज हो जाती है उसके पीछे सारा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। रप्चर्ड पेपिलरी मसल, अब पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको पढ़ाया था जब हम कार्डियक एनाटॉमी पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या था कि जो वाल्स होते हैं पेपिलरी, जो वाल्स को बंद करने वाले मसल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ना, वो पेपिलरी मसल्स होते हैं। अगर ये रप्चर हो जाए तो इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है। ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट शोइंग एविडेंस ऑफ थिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स, कहते हैं कि
ये इस हार्ट में क्या नज़र आ रहा है कि एमआई की वजह से क्या हो गया था, उसकी वेंट्रिकल वॉल्स इतनी थिन हो गई हैं कि फाइब्रस वो स्कार्स बन गए हैं वाइट। Fibrous scarring with compensatory hypertrophy of unaffected ventricular wall। अब इसमें एक वेंट्रिकल बड़ा छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि जो अफेक्टेड वाला है उसकी स्कारिंग हो गई है, और जो अनअफेक्टेड है वो हाइपरट्रॉफी में, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, वो हाइपरट्रॉफी में चला गया वेंट्रिकुलर। और जो अफेक्टेड वाल थी उसकी स्कारिंग होगी, अनअफेक्टेड वाली वेंट्रिकुलर वाल जो है तो वो हाइपरट्रॉफी में चली गई। वेंट्रिकुलर वॉल एन्यूरिज्म, इसको एन्यूरिज्म कहते हैं। बैलूनिंग प्रेशर की वजह से बैलूनिंग हो जाती है, ऐसी आर्टरीज में भी होती है, उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एनाटमी ऑफ हार्ट वाल्स, अब एओर्टिक वाल होते हैं एओर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। कॉमनली ये ट्राइकस्पिड होता है, इसको हम सेमिलुनर वाल भी कहते हैं, ठीक है। कैन बी कंजेनिटली बाइकस्पिड, हो सकता है कि किसी लोगों में बाइकस्पिड हो कंजेनिटली, तो जब बाइकस्पिड होगा ना तो फिर इसमें रिजिडिटेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मिट्रल वाल, अब मिट्रल वाल जो है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है, बाइकस्पिड होता है, और इसमें कॉर्डा टेंडनाई होते हैं, कॉर्डा टेंडन्स होते हैं, और वो टेंडन्स पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं, और ये टेंडन्स खींच जाते हैं, जिसकी वजह से पेपिलरी मसल्स के साथ ज़रिए ये वाल ओपन एंड क्लोज हो सकता है। फिर पल्मोनरी वाल होते हैं, पल्मोनरी वाल भी ट्राइकस्पिड होते हैं सेमिलूनर, जो कि पल्मोनरी वेन से आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है लंग्स से वो एक्सेप्ट करते हैं राइट में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर ट्राइकस्पिड वाल जो राइट साइड ऑफ द हार्ट पे होते हैं, राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में, वो ट्राइकस्पिड ही होते हैं, और उनमें भी कॉर्डा टेंडनाई है। जितने भी ये वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान वाले वाल हैं तो ये जो है ना तो वो होते हैं, इसमें कॉर्डा टेंडनाई होते हैं, ठीक है, और पेपिलरी मसल्स भी होते हैं, जैसे ये वाले जो वाल है ना, ये वाले कॉर्डा टेंडनाई इनमें होते हैं। ट्राइकस्पिड है राइट वाला, और ये वाला बाइकस्पिड है, इनमें कॉर्डा टेंडन, ये कॉर्डा टेंडन है, इसके जरिए बंद और खोलते हैं। एक इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। ये एओर्टिक वॉल्स इस तरह नजर आते हैं, ये मिट्रल वॉल, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे होता है वो मिट्रल वॉल होता है। पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। रिस्पॉन्स टू इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, सुपरफिशियल फिब्रस थिकनिंग और प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चर। कहते हैं कि अगर कोई बाहर से मैकेनिकली इंजरी आए, ट्रॉमा आए, तो सुपरफिशियली फाइब्रस थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है, और बाकी का जो है तो वो इंटैक्ट रहेगा। इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, leads to vascularization of the structure, fibrosis leads to decrease in size और surface area। अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपको पता है कि जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है इंजरी की वजह से, तो उधर फिर वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेसल्स बनती है, फाइब्रोसिस हो जाती है आखिर में, ठीक है। और अगर डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, डिस्टॉर्शन एंड इंक्रीज इन साइज। तो इन्फ्लेमेशन में डिक्रीज इन साइज हार्ट का, और डिजेनरेशन की वजह से इंक्रीज इन साइज ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल। डिजेनरेटिव चेंजेस में जब कोई चीज़ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से उसका साइज़ इंक्रीज हो जाता है, जैसे कैल्शियम सॉल्ट या कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर डिपॉजिट हो। इफ़ेक्ट्स ऑफ वल्वुलर डिजीज़, अब वल्वुलर डिजीज़ में किस तरह के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एक वॉल्व स्टेनोसिस होती है, जिसमें टाइटनिंग ऑफ द वल्वुलर ओपनिंग, जो वल्वुलर की ओपनिंग है वो टाइट हो जाती है, जिससे डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ओपनिंग, ठीक है। और एक होते हैं इनकॉम्पिटेंट वॉल्व, जो पक्के बंद नहीं होते, इनकम्प्लीट क्लोज होते हैं, तो उसमें ब्लैक बैक फ्लो होता है थ्रू, ठीक है। एक में पक्के बंद हो जाते हैं, एक में पक्के बंद नहीं हो पाते। और तीसरा मिक्स्ड, अब देखें आगे, ये है मिट्रल स्टेनोसिस इंक्रीज। जब मिट्रल स्टेनोसिस होगी, देखिए सबसे पहले मिट्रल स्टेनोसिस है, मिट्रल वाल बंद है,
जब मिटल वाल बंद है, मिटल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे था ना, तो मिटल बंद है तो आर्ट्रियल वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा, उधर ब्लड फिलिंग होगी लेकिन नीचे नहीं जा सकता, और एट्रियल का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उससे क्या होगा, एट्रियल डायलिटेशन हो जाएगी। एट्रियल डायलिटेशन हो जाएगी तो नीचे एक एरो बना हुआ है, क्या है, कंजेशन ऑफ द लंग्स। एट्रिया कहाँ से ब्लड ले रहा था, लंग्स से ले रहा था ऑक्सीजनेटेड, तो और एक जो दूसरा वाला एट्रिया उसमें दो चांसेस हैं, या तो वो लंग्स के ऊपर प्रेशर डाल देगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, जो पल्मोनरी आर्टरी जोन में हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ है उधर, और जब उधर तेज़ है ब्लड तो जा कहाँ से रहा था, वेंट्रिकल से जा रहा था ना, राइट वाले, लेफ्ट वाले की तरफ आ रहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जा तो राइट वाले से था, तो अब उधर से उसको हाइपरटेंशन मिल रही है तो इधर से वो राइट वेंट्रिकल को फील कर देगा। राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर सकता, आगे जगह नहीं है लंग्स में हाइपरटेंशन है पल्मोनरी, अब राइट हार्ट फेल हो गया, पंपिंग स्टॉप्ड राइट हार्ट की। दूसरी कंडीशन क्या है कि एट्रियल डायलिटेशन हुई तो वहाँ पे जब ब्लड जमा होना शुरू होता है तो वो थ्रोम्बस बना लेते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन से, जो कि एट्रियल थ्रोम्बस को हम कहते हैं। एट्रिया के अंदर थ्रोम्बस बन गया। अब एट्रिया के अंदर जब थ्रोम्बस है तो खुद सोचें कि ये सिस्टमिक एम्बोलिज्म है, ये अब पूरी बॉडी में कहीं पे भी जा सकता है, पूरे सिस्टमेटिकली ख़तरनाक चीज़ बन गई है। ठीक है, कॉमन वल्वुलर डिजीजेस, अब एक तो हमने पढ़ ली है, अब ये क्या है, डिजेनरेटिव में एक कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस है, जिसमें क्या हो जाता है, जो एओर्टिक वॉल है वो स्टेनोस पक्का बंद हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मिट्रल वॉल उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। मैक्सोमेटस डिजेनरेशन ऑफ मिट्रल वॉल्स, मैक्सोमेटस में ये होता है ना कि जो मिट्रल वॉल है वो सही नहीं होता, मतलब उसकी सॉफ्ट टिश्यू की डिजेनरेशन हो जाती है, जिसको हम मैक्सोमेटस सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं ना, उसकी डिजेनरेशन हो जाती है और वो प्रोलैप्स होने लग जाता है। प्रोलैप्स का मतलब ये है ना कि बैक बैलूनिंग होती है, अभी बैक फ्लो नहीं हुआ लेकिन बैक बैलूनिंग। ठीक है, और एक टाइम आएगा कि अगर ये बैलून फट जाए तो बैक फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मेटल वॉल प्रोलैप्स कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोलैप्स, और जब ये बैक फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा वो बैलून फटने से, उसको फिर हम मेटल वॉल रिजर्जिटेशन कहते हैं। अच्छा, रिमेटिक फ़ीवर भी होता है और रिमेटिक हार्ट डिजीज़। रिमेटिक फ़ीवर ऐसा फ़ीवर है ना कि वो हमारी बॉडी में हार्ट को भी अफेक्ट करता है और उसमें ना ख़ास तौर पे मिट्रल वॉल इन्वॉल्व हो जाता है रिमेटिक फ़ीवर में। ठीक है, अब एक एक को पढ़ेंगे। तो कैल्सिफिक एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो जब एओर्टिक वाल की स्टेनोसिस हो जाए, ज़रा सोचिए, जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है वो वाली, ठीक है, वाल। मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ ऑल द, सबसे ज़्यादा वाल्व की एबनॉर्मलिटीज़ में मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट क्या है, यही वाली एओर्टिक स्टेनोसिस। कैल्सिफिकेशन वियर एंड टियर की वजह से होती है। वियर एंड टियर क्या होता है पता है, वियर एंड टियर जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया नी का, वियर एंड टियर की वजह से, क्यों, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। ठीक है ना, वियर एंड टियर उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा थी। इसी तरह ये जो वो है ना, वियर एंड टियर की वजह से मतलब लेट एजेस में हो गई है, जिस इंसान की बहुत लाइफ गुजर चुकी हो, ओल्ड एजेस में ये ज़्यादा होता है वियर एंड टियर। ठीक है ना, ऑनसेट इन द एल्डरली पीपल, इसलिए इसका ऑनसेट क्या है, एल्डरली पीपल में है। वियर एंड टियर मतलब यूज़ हो चुका हो बहुत ज़्यादा। 50s एंड 60s इन कंजेनिटल, और हो सकता है कि जो कंजेनिटली ये होना चाहिए ट्राइकस्पिड वॉल, लेकिन अगर कुछ लोगों में ये कंजेनिटली बाइकस्पिड बना हुआ है तो खुद सोचें, उनको उनकी 50s या 60s में ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे इसके। इंडिविजुअल 70s एंड 80s इन दोज विद प्रीवियस नॉर्मल, और जिनके नॉर्मल वाल्स थे, ट्राइकस्पिड था, तो फिर उनकी 70s या 80s में, क्योंकि ये वियर एंड टियर की वजह से है तो ये लेट एजेस में होता है। हीप्ड अप कैल्सिफाइड मासेस, ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें कैल्सिक डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की, उसकी वजह से बंद हो जाता है। ये एओर्टिक वॉल इनलेट है लुकिंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर। अब इसमें हम देखते हैं ना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउट वो हमें नज़र आता है, 3 कस्प्स नज़र आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि ट्राइकस्पिड है, 3 कस्प्स बने हुए हैं। ठीक है, फिर क्या है, अब ये कैल्सिफिकेशन के बाद इस तरह हो जाते हैं ये कस्प्स। ठीक है, कैल्सिफाइड, अब ये
थ्री कस्प एओर्टिक स्टेनोसिस है कैल्सिफाइड, और ये कैल्सिफाइड बाई कस्प। अब इस वाले बंदे में ऑलरेडी भी छोटा सा था, तो वो भी जब कैल्सिफाइड हो जाए, ठीक है, तो उसके सिम्टम जल्दी आते हैं। अब दूसरा क्या है, मिट्रल वॉल कैल्सिफिकेशन। अगर मिट्रल वॉल जो कि हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में है वो कैल्सिफाई हो जाए, अब ये जो है नॉर्मली ना वियर एंड टियर की वजह से नहीं होती, एज के साथ नहीं होती, ये कब होती है, डीजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन होती है इन द रिंग ऑफ द मिट्रल वॉल। जनरली डज नॉट अफेक्ट वल्वुलर फंक्शन बट कैन लीड टू मिट्रल वॉल रिजिटेशन। कहते हैं वाल्व के फंक्शन पे इफेक्ट नहीं डालेगा बट मिट्रल वॉल रिजिटेशन कॉज कर देगा। क्या मतलब, मिट्रल वॉल जब खुला रह जाएगा, सोचें, जब खुला रह जाएगा तो क्या होगा, मिट्रल वॉल जब भी वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे बैक फ्लो होगा लेफ्ट साइड, एओर्टा में ब्लड कम आएगा और पीछे ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। सोर्स ऑफ थ्रोम्बाई एंड एम्बोलाई, और ऐसे जब हुआ तो ज़्यादातर एट्रिया में ही ब्लड रह जाया करेगा और वहाँ पे थ्रोम्बस बनेंगे, एम्बोलाई बनेंगे और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है उस बंदे को। मोस्ट कॉमन इन वुमेन ओवर 60, और ये वुमेन में कॉमन है 60 के बाद। कैल्सिफिकेशन हो जाती है मिट्रल वॉल की, वो इस तरह नज़र आती है। अब दूसरा है मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, रिजेनेरेशन नहीं खाली प्रोलैप्स, ये मैक्सिमेटस डिजेनरेशन हो जाती है उस वॉल की। मैंने पहले भी बताया कि सॉफ्ट टिश्यू ख़राब हो जाते हैं उसके, और कैरेस्टिकली बैलूनिंग होती है वाल्व जो कस बने हुए ना, कस बैलून की तरह फूल जाते हैं पीछे की तरफ। विद द अफेक्टेड लीफलेट थिकन एंड रबड़ी, और जो लीफलेट्स हैं उसके वो थिक हो जाते हैं लेकिन रबड़ी होते हैं, तभी बलूनिंग होती है। बेसिस फॉर द चेंज अननोन बट बिलीव टू बी ड्यू टू डेवलपमेंटल एनॉमली ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कहते हैं इसका हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सही डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से बैलूनिंग होती है। एसोसिएशन विद मार्फन सिंड्रोम, लेकिन ये मार्फन सिंड्रोम के लोगों में बहुत पाया जाता है। मार्फन सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है जिसमें उनके जीन ख़राब होते हैं, फिब्रिलिन नहीं बनाते, तो ये माना जाता है कि जिनमें फिब्रिलिन नहीं बनता तो उनके कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं होते, तो ज़्यादातर मार्फन सिंड्रोम वालों का मिट्रल वॉल प्रोलैप्स हो जाता है क्योंकि उनके सॉफ्ट टिश्यू सही नहीं होते, सही है ना। तो ये मार्फन सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मार्फन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, और मार्फन सिंड्रोम सॉफ्ट टिश्यू डिजीज़ है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू जो है ना तो वो लूज होते हैं, समझ आए, सॉफ्ट टिश्यू सही के बने हुए नहीं होते। उसके बाद क्या है, मिट्रल वॉल इनलेट, ये मिट्रल वॉल बनाया गया है और ये बैलूनिंग बता रहे हैं, ये बैलूनिंग जैसे टेंट बना हुआ, टेंटिंग ऑफ वॉल, ठीक है। अब रूमेटिक फीवर में क्या होता है, रूमेटिक फीवर इज़ द कॉज ऑफ वल्वुलर हार्ट डिजीजेस इन हांगकांग। इट इज़ एन एक्यूट इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में होती है, मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करती है। दैट अकर्स अ फ्यू वीक्स आफ्टर एपिसोड ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। अब होता क्या है कि शुरू के कुछ दिनों में उसको गले में दर्द होता है, उसको लगता है मेरा गला ख़राब है और इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। और फिर फेरेंजाइटिस होने के बाद जब उसकी बॉडी उसके लिए बनाती है, वो अपने ही बॉडी को ऊपर अटैक करती है, अपनी ही बॉडी के ऊपर अटैक करती है, नॉर्मल टिश्यूज़ को डैमेज करती है, इसमें हार्ट भी शामिल है, हार्ट के वाल्स को डैमेज करती है। देखेंगे पहले फेरेंजाइटिस हुआ था ना उसको, मतलब उसका गला ख़राब हुआ था ना, तो उसका गला ख़राब होने के बाद जब हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिस्पांस दिया तो हमारी ही क्रॉस रिएक्शन हो गया, उसको लगा कि हमारा हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व, तो उसमें से क्या किया, हार्ट डिजीज़ हो गई उसको, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, ठीक है। ये रूमेटिक वल्वुलाइटिस वाल्व में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है रूमेटिक फीवर ने। एक्यूट रूमेटिक कार्डाइटिस, पूरे कार्डिक मसल में इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक रूमेटिक वल्वुलर हार्ट डिजीज़, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन कंसिक्वेंस है रूमेटिक फीवर की। इन्फ्लेमेटरी डिफॉर्मिटी ऑफ वाल्व्स ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व द मिट्रल वॉल, कहते हैं ज़्यादातर मिट्रल वॉल में होती है ये ज़्यादातर मिट्रल वॉल को अफेक्ट करती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एओर्टिक एंड अदर वॉल्स आल्सो कॉमन, लेकिन हो सकता है कि मतलब एओर्टिक या दूसरे वॉल्स भी हो सकते हैं इन्वॉल्व। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूमेटिक वल्वुलर डिजीज़, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा आपको कि ये इसके साथ एसोसिएटेड है, रूमेटिक की वजह से हुआ है। एक्यूट फेज में
उसमें क्या होता है, फिकाई और फिब्रिनॉइड डिजनरेशन सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स। कहते हैं कि आपको शुरू में जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एशकॉफ बॉडीज नज़र आएंगी। एशकॉफ बॉडीज होती क्या है? फोकाई। फोकाई का मतलब होता है ना किसी चीज़ को घेर लेना। तो आपको फोकाई और फिब्रिनॉइड डीजेनरेशन, एक चीज़ आपको डीजेनरेटेड नज़र आएगी और उसके इर्द गिर्द लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। और इसको हम एशकॉफ बॉडीज कहते हैं। एशकॉफ बॉडीज का मतलब ये है ना कि अपने ही बॉडी की सेल्स को ऐसे ट्रीट किए जैसे वो कोई बाहर से आई हुई चीज़ है, तो उसके इर्द गिर्द सारे लिम्फोसाइट जमा हो गए उसको खाने के लिए। मोस्ट डिस्टिंक्टिव विद इन द हार्ट बट वाइडली डिसमिनेटेड। कहते हैं कि ये जो है साफ ज़्यादातर ना हार्ट पे ही नज़र आएंगे एशकॉफ बॉडीज। पेनकार्डाइटिस क्या होता है? पेन मतलब पेन, पूरा का पूरा पेन। पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस जब साथ में हो जाएं और साथ में वेरिकुलाई वेजिटेशंस भी हों 1 to 2 mm की, उसको हम पेनकार्डाइटिस कहते हैं। अब मैं बताती हूँ क्या होती है। पेनकार्डाइटिस में ये होता है ना कि जो बाहर की लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो मसल की लेयर है मायोकार्डियम, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। अब अंदर रह गए क्या? खाने। अब उन खानों में भी वेजिटेशंस बन जाती है। वेजिटेशंस क्या है? वेजिटेशंस किसको कहते हैं? थ्रोम्बस जब वाल में बन जाए, वाल्स के अंदर जब थ्रोम्बस बन जाए उसको वेजिटेशंस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो 1 to 2 mm की जब वेजिटेशंस भी बन जाए और पेरिकार्डाइटिस भी, मायोकार्डाइटिस भी, उसको हम क्या कहते हैं? पेनकार्डाइटिस, ठीक है। क्रोनिक रूमेटिक डिजीज़ में ये इस तरह नजर आएंगे। एओर्टिक वाल आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रोनिक की, वो पहले हमने एक्यूट की कैरेक्टरिस्टिक एक्यूट फेज में पढ़ी, एशकॉफ बॉडीज और पेनकार्डाइटिस। और अब क्रोनिक वाली की क्या है कि लीफलेट थिन हो जाए, थिक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब क्रोनिक स्टेज पे पहुंचेगा ना, पहले तो इन्फ्लेमेशन है ना, कार्डाइटिस फलाना फलाना, और लेकिन अब जब क्रोनिक स्टेज पे आ गया तो थिक हो जाएगा वो, और थिक होने की वजह से वो शॉर्टनिंग की वजह से फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूजन ऑफ द कॉर्डा टेंडिनाई, कॉर्डा टेंडिनाई फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है? कॉलोनाइजेशन इन्वेजन ऑफ हार्ट वॉल बाय माइक्रोबायोलॉजिक एजेंट। कहते हैं जब हार्ट वाल्स के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दे और उधर अपनी कॉलोनी बना दे, तो फिर उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फॉर्मेशन ऑफ फ्राइबल वेजिटेशंस। अब इसमें वेजिटेशंस भी बन जाएंगी। ज़ाहिर है जब हार्ट के वाल्स में इन्फेक्शन हो गया तो वाल्स बंद होंगी, उसमें थ्रोम्बस बनेंगे ना। वेजिटेशन मैंने आपको बताया ना, जब वाल्स में थ्रोम्बस बन जाते हैं तो उसमें क्या होगा? फ्रेबल वेजिटेशंस बन जाएंगी। वेजिटेशंस किससे बनी होंगी? थ्रोम्बोटिक डेब्रिस, थ्रोम्बस के साथ और उन ऑर्गेनिजम्स के साथ जिससे वो इन्फेक्ट हुआ था। Formation of friable vegetations composed of thrombotic debris and organisms, ठीक है। लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइंग कार्डिक टिश्यू। इससे जितना भी टिश्यू है हार्ट का वो ख़राब हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, और इससे इन्फेक्टिव एम्बोलिज्म के चांसेस हैं। यानी कि अगर ये कहीं पे भी एम्बोलस बन के जाएगा तो वो इन्फेक्टिव एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। वहाँ इन्फेक्शन भी कॉज करेगा और ब्लड सप्लाई को भी स्टॉप करेगा। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन लेफ्ट हार्ट वाल्व में होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व टिपिकल इन्वॉल्व इन इंट्रावेनस। और अगर ट्राइकस्पिड वाल्व जो बाकी के वाल्व है, मतलब बाकी सारे ट्राइकस्पिड है ना एक्सेप्ट लेफ्ट हार्ट वाल्व जो है, जो कि मेटल वाल है, तो अगर ट्राइकस्पिड वाल्व इन्वॉल्व हुए हैं तो वो ज़्यादातर आईवी ड्रग एब्यूज़र्स में, जो आईवी ड्रग्स लेते हैं ना, अपने आप को लगाते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका जो है तो राइट हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाए, ज़्यादातर लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रिवेंटेबल इन पेशेंट विद वाल्वुलर डिजीजेस बाय प्रोविजन ऑफ एंटीबायोटिक कवर फॉर एनी सर्जिकल और डेंटल प्रोसीजर। कहते हैं कि अगर किसी बंदे को ऑलरेडी वाल्वुलर डिजीजेस हैं तो उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से बचाने के लिए अगर वो कोई भी सर्जरी कराए, छोटी मोटी ही क्यों ना हो या डेंटल सर्जरी भी क्यों ना हो, तो उसमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको एंटीबायोटिक कवर लगाना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक कवर क्या होता है? वो सरफेस पे पूरे एंटीबायोटिक फैला देते हैं ताकि कोई भी गलती से किधर से भी किसी भी आर्टरी के थ्रू अंदर ना जाए ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस है ये। द एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलेशन, इफेक्टिव पंप, हार्ट इफेक्टिव पंप है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स होंगे तो क्लियर चैनल, एंड इफेक्टिव रिटर्न, और इफेक्टिव रिटर्न होना भी ज़रूरी है, यानी कि पेरिफेरली पूलिंग ना हो, पेरिफेरली ब्लड जमा ना हो। ठीक है। ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट, ये क्या होगा, इंटैक्ट अनब्लॉक ब्लड वेसल्स होंगी तो वेनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न भी अच्छा होगा और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने परसेंट ब्लड होता है, हार्ट में 7, आर्टरीज में 13। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो स्टोर हुआ होता है ब्लड वो वेन में होता है 64%, क्योंकि वहाँ से स्लो स्लो जमा होकर ऊपर आ जाता है। ठीक है। ब्लड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। हमारी बॉडी में फ्लूइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा है ब्लड के अंदर, वो 3 लीटर है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है वो 11 लीटर है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल्स के अंदर फ्लूइड 28 लीटर तक पाए जाते हैं हमारे। ब्लड वॉल्यूम कंटेन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कहते हैं कि ब्लड वॉल्यूम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्लड में तो प्लाज्मा भी आता है ना, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और ब्लड के अंदर तो सेल्स भी हैं जैसे आरबीसीज, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ जाता है। ठीक है ना। तो एवरेज जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी बॉडी में 5 लीटर है, जिसमें 40% आरबीसी और 60 प्लाज्मा। व्हाट इज शॉक, a state of generalized hypoperfusion of all cells and tissues due to reduction in blood volume or cardiac output or redistribution of blood resulting in inadequate effective circulating volume। कहते हैं इसमें ना ओवरऑल पूरी बॉडी को ब्लड कम मिलता है, या फिर कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, या फिर ब्लड जो है ना वो इनएडिकेटली सर्कुलेट करता है, सही सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हाइपो परफ्यूजन है, परफ्यूजन ब्लड सप्लाई थी ना वो कम हो जाती है जनरलाइज पूरी बॉडी की। A systemic whole body event resulting from failure of circulatory system, कहते हैं पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा होता है, और किसकी वजह से, सर्कुलेटरी सिस्टम ख़राब है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सब कुछ आता है, हमारा हार्ट, हमारी आर्टरीज सारी। इट इज़ फर्स्ट रिवर्सिबल बट इफ प्रोटेक्टेड लीड्स टू इरिवर्सिबल इंजरी एंड डेथ। शुरू में रिवर्सिबल होता है लेकिन ज़्यादा देर तक रहे तो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। कॉजेज ऑफ शॉक, हाइपोवोल्यूमिया, ये कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें जब हार्ट की वजह से या सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से हो। अब इसमें क्या वजह हो सकती है, हाइपोवोल्यूमिया, पानी की कमी। कार्डियोजेनिक हाइपोवोल्यूमिक शॉक हो सकता है। अब पानी की कमी कैसे, हाइपोवोल्यूमिक शॉक जलने की वजह से भी होता है, बर्न्स, जब बर्न्स हो जाए, या फिर हेमरेज हो जाए, अचानक से ब्लड लॉस हो जाए किसी बंदे का, तो हाइपोवोल्यूमिक हो जाएगा उसको। दूसरा कार्डियोजेनिक, पंप फेल हो जाए, हमारे हार्ट से ही पंप ना करा। एक एनाफिलेक्टिक, एनाफिलेक्टिक तो पता है ना, कोई ऐसी चीज़, एनाफिलेक्सिस मैं कैसे समझाऊँ, एनाफिलेक्सिस जैसे कोई जहरीली चीज़ काट जाए, शॉक में चला जाता है वो बंदा, उसकी पूरी बॉडी में ना। एनाफिलेक्सिस में ज़्यादातर क्या होता है, टीपीआर जो होता है ना, वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमने पढ़ी थी, वो उसको जो है ना तो अफेक्ट करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। जब वो ख़राब हो जाती है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल नहीं रहती, तो फिर वो पूरी बॉडी में ना वो ब्लड सप्लाई नहीं जाता, वैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेप्टिक भी वही तरीका है, सेप्सिस हो जाए जब पूरी ब्लड में ना बैक्टीरिया कोई फैल जाए तो उसको सेप्टिक शॉक हो जाता है। सेप्टिसीमिया, पूरे ब्लड में सेप्सिस। एक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस वजह से होता है, हेमरेज, हेमरेज एक्सटर्नल, मतलब हेमरेज और एक इंटरनल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज जैसे कि चॉप वाउंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, पता होता है ना वो एक्सटर्नल है, क्योंकि आप वॉशरूम अटेंड करते हैं आपको पता चल जाता है। लेकिन एक इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है जो नज़र नहीं आती, उस बंदे की आप सीबीसी कराते हैं, उसकी सीबीसी कम आती है, आप कहते हैं कि इसको तो ब्लीडिंग हुई नहीं, इतने इससे सीबीसी कैसे कम होती जा रही है, ब्लीडिंग तो हो ही नहीं है, तो उसके हो सकता है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। हीमोपेरिटोनियम, पेट में ड्यू टू रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म या रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है ना, कि जब फीट जो एग होता है ना, एग वो यूट्रस के बजाय फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए, जो
या फिर किसी और जगह इम्प्लांट हो जाए जहाँ उसको इम्प्लांट नहीं होना चाहिए था। और जब वो बड़ा होता है, ज़ाहिर है वो ग्रो करने वाली चीज़ होती है, उससे बच्चा बनना होता है, तो वो जब किसी तंग जगह पे इम्प्लांट हो जाए, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, उधर तो इम्प्लांट नहीं होना चाहिए, वहाँ से उसको नीचे आना होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होना होता है। यूट्रस में फर्टिलाइजेशन ऊपर होती है, मतलब स्पर्म की और एग की जो कॉम्बिनेशन वो ऊपर होती है, लेकिन वहाँ से फिर उसको ट्रैवल करके नीचे आना होता है, यूट्रस में उसको इम्प्लांट होना। अगर वो वहाँ इम्प्लांट हो गया तो वो ट्यूब फट जाएगी, बड़ा होएगा तो वो ट्यूब फट जाएगी। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ट्यूब फट जाती है और फिर वो निकालते हैं, वो बड़ी सर्जरीज होती है ना। तो हो सकता है कि उसका रप्चर्ड हो चुका हो, आपको पता ना हो इस चीज़ के बारे में। ये फिर फ्लूइड लॉस जैसे कि लो इनटेक, एक्सेसिव लॉस, डिहाइड्रेशन वगैरह, ये एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल ब्लीडिंग। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम लॉस ऑन कार्डियक आउटपुट एंड आर्terial प्रेशर। कहते हैं अगर बॉडी में किसी भी वजह से ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए, हेमरेज वजह से या किसी वजह से, तो क्या होता है देखिए परसेंटेज को, टोटल बॉडी ब्लड रिमूव्ड, अगर 10 लीटर ब्लड रिमूव हुआ है तब तक वो बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो देखें दोनों चीज़ें कम हो गई हैं। स्टेजेस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एक होता है ना कि शुरू में पता नहीं चलता हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कि बॉडी में ब्लड या फ्लूइड कम है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेस देन 10%। फिर अर्ली स्टेज 15 to 25% लॉस हो जाए जब, तो उसमें क्या होता है कि फिफ्थ कंपनसेट हो रहा होता है, कंपनसेटेड हाइपोटेंशन होती है। फिर प्रोग्रेसिव एडवांस स्टेज पे जब आ जाए, ठीक है, रिजल्ट्स व्हेन ये तब पहुंचता है एडवांस स्टेज पे व्हेन नो इंटरवेंशन इज गिवन फॉर द अर्ली स्टेज, जब अर्ली स्टेज पे आपने उसको इलाज ना किया हो। कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बिकम हार्मफुल, कहते हैं अब अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म होंगे ना तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल शॉक, आखिरी स्टेज है इरिवर्सिबल हाइपोक्सिक इंजरी, जो वाइटल ऑर्गन थे हमारी बॉडी के, हार्ट और ब्रेन, उनकी अब इरिवर्सिबल इंजरी हो चुकी है। हमने पढ़ा है ना कि एक ख़ास लिमिट होती है, अगर उस लिमिट के अंदर अंदर उसको दोबारा से ब्लड सप्लाई ना मिला तो डेथ हो जाती है। तो वाइटल ऑर्गन्स अगर हाइपोक्सिक में चले गए तो फिर वो इरिवर्सिबल इंजरी। अब कंपनसेटेड हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन क्या है? लो वॉल्यूम है या तो लो कार्डियक आउटपुट है, पंप नहीं हो रहा तो बीपी कम है, ठीक है, हाइपरटेंशन। सिम्प्टोमेटिक टू एड्रिनल स्टिमुलेशन, कहते हैं हमारी एक अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम मौजूद है ना, फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन वाला, रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन, तो वहाँ से कैटेकोलामाइंस आते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो एड्रीनलिन है ना, एड्रीनलिन कैटेकोलामाइन है, वो जब भी आता है वो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन को ज़्यादा करता है और बीपी को एकदम से मेंटेन कर लेता है, ठीक है। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ रेनिन, और दूसरा सिस्टम है रेनिन, रा सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। और ये जब रेनिन सिस्टम और एडीएच सिस्टम, एंटी डायरेटिक हार्मोन सिस्टम, दोनों को इंक्रीज कर देता है। रेनिन ने क्या करना होता है, जाके सोडियम को अब्जॉर्ब करना होता है, और सोडियम जब एब्जॉर्ब होगा आहिस्ता आहिस्ता, हम सोडियम क्या है, साल्ट है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसी तरह एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो वो था हाइपोवॉल्यूमिक वो हाइपोटेंशन हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब क्या होगा इसका इफेक्ट, फ्लूइड रिटेंशन ऑफ किडनीज, ये हार्मोन जब आएगा एंटी डायरेटिक किडनी को कहेगा कि फ्लूइड को रिटेंट करो, रुकवाओ, लॉस नहीं करना पेशाब के थ्रू। फर्दर वेसोकंस्ट्रिक्शन, और फर्दर वेसोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। impaired renal perfusion and perfusion to other organs with very effort made to maintain perfusion to brain, और इसी तरह ब्लड सप्लाई जो किडनी को मिल रही थी वो कम हो जाएगी, और जितने भी दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी भी कम हो जाएगी। और ये क्यों होगा, ताकि हम ब्रेन और हार्ट को ब्लड सप्लाई मेंटेन रख सकें। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि जब कभी ऐसा कुछ होगा ना तो सारी चीज़ों की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और किसकी ज़्यादा हो जाएगी, हार्ट और ब्रेन की। इसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में होती है। देखिए आगे ये फ्लो चार्ट है, कौन सा स्टार्ट हो रहा है, अच्छा, डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर, फॉर एग्जांपल
कार्डिक आउटपुट कम है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट कम है क्यों? क्योंकि बॉडी में ब्लड ही नहीं है, हाइपर वॉल्यूम में है, ठीक है ना। अब क्या होगा? डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर क्या है? बीपी। ब्लड प्रेशर क्या है? कम। ब्लड प्रेशर कम है, सिस्टमेटिक ब्लड फ्लो कम है, ठीक है। क्या होगा? ब्लड फ्लो कम है तो कार्डिक न्यूट्रिशन, कार्डिक मसल को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसको भी तो ब्लड सप्लाई जाना था, टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी, ठीक है। होगा क्या? ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे जो कि कैपिलरीज की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है। उसके साथ साथ डिक्रीज विनस रिटर्न, यार ये फजूल है। स्प्लेनिक infarct of kidney replaced by scar tissue, hemorrhagic infarct of lung, कार्डियोजेनिक शॉक है। अब हाइपोवोल्यूमिक शॉक हमने पढ़ लिया ना, अब कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डिक की वजह से शॉक कैसे हो सकता है? जब कार्डिक पंप ना करे, वॉल्यूम भी ठीक है, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वो पंप नहीं कर रहा, ठीक है। फेलियर ऑफ मायोकार्डियल पंप इंट्रिंसिक ड्यू टू मायोकार्डियल डैमेज। कहते हैं इंट्रिंसिकली इसमें मसला आता है क्योंकि मायोकार्डियल डैमेज हुआ हुआ होता है। ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, या फिर क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, या तो ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो है, थ्रोम्बोसिस हो गई है कॉर्नरी आर्टरी में तो वो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, या तो एक्सटर्नल प्रेशर, कार्डिक टेम्पोनाट। कार्डिक टेम्पोनाट पता है क्या होता है? जो हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है ना पेरिकार्डियम, उसके और हार्ट के दरमियान ना पानी जमा हो जाता है और वो हार्ट को अंदर की तरफ कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से वो हार्ट पंप नहीं कर पाता सही से, सही है। उसका हम कहते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर को कैसे कंपनसेट करते हैं? हियर द सिचुएशन वन ऑफ द compromised cardiac pump which has been compensated by an increase in the right arterial pressure, increased blood volume caused by retention of fluid, thus cardiac output is maintained। कहते हैं ना कि इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? जब कम हो जाए हार्ट की पंपिंग तो हम क्या करते हैं कि राइट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं। कैसे? राइट एट्रिया में कहाँ से ब्लड आता है? राइट एट्रिया में पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड आते हैं ना वेंस के ज़रिए, तो हम वेंस के ज़रिए फ्लूइड देते हैं उस बंदे को, फ्लूइड्स देते हैं, रिटेंशन होती है फ्लूइड की, और ज़्यादा फ्लूइड्स आते हैं तो राइट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो राइट एट्रिया का प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रेशर के साथ पंप करता है आगे की तरफ, तो थोड़ा ज़्यादा ब्लड निकलता है एक बारी में, समझ आई? तो इससे कार्डिक आउटपुट थोड़ा मेंटेन हो जाता है। इसको हम कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। इट मे नॉट बी नोटिस एज इट वुड हैव डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम। कहते हैं हो सकता है हमने नोट भी ना किया हो, ये ग्रेजुअली ऐसा ऐसा होता है। However, any strain on the heart, for example, sudden increase in exercise would tip the balance and lead to decompensated heart failure। कहते हैं कि ये नॉर्मली एट रेस्ट भी आपको कंपनसेशन दे सकता है, लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो हो सकता है कि ये कंपनसेटेड डीकम्पनसेशन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर, द पंप इज सो डैमेज दैट नो अमाउंट ऑफ। कहते हैं कि डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर कब होगा कि शुरू में तो कंपनसेट किया हुआ था उसने ना राइट आर्टीरियल बीपी को इंक्रीज करके, लेकिन अब क्या होता है कि अब कितने भी आप फ्लूइड को रिटेन कर लें उससे कार्डिक आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कि पंप बहुत डैमेज हो चुका है। दिस फेलियर आल्सो मीन दैट रीनल फंक्शन कैन नॉट रिटर्न टू नॉर्मल। इससे पता चलता है कि अब रीनल फंक्शन भी आपका नॉर्मल नहीं हो सकता। फ्लूइड कंटिन्यूज टू बी रिटेन एंड द पर्सन गेट्स मोर एंड मोर एडिमस। कहते हैं कि इसके बाद जो है तो आप जितनी फ्लूइड देंगे वो किडनी में से पास आउट नहीं हो पाएंगे और वो बॉडी में ही जमा होते जाएंगे और एडिमा कॉज करेंगे इवेंचुअल डेथ के साथ, क्योंकि मतलब डीकम्पनसेट हो चुका है हार्ट फेलियर। जो कंपनसेशन हो रही थी पहले वो अब नहीं हो रही। बस अब क्या है ना कि मतलब फ्लूइड जो है ना तो बस रिटेंशन होती रहेगी, ठीक है ना, लेकिन उससे कार्डिक आउटपुट भी ठीक नहीं होगा और एक टाइम आएगा कि रीनल फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा तो वो एडिमा कॉज करेगा फर्दर। अब एनाफिलैक्टिक शॉक जो है ना तो वो प्योर सेंसिटाइजेशन की वजह से होता है, मतलब एक ख़ास एंटीजन जो हमारी बॉडी में इंटर हो जाए
ठीक है। वो क्या करते हैं, हिस्टामीन्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और प्रोस्टाग्लैंडीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और उन्होंने क्या काम करना होता है, जाके माइक्रो सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में है उसकी वेजो डायलेशन करवा देते हैं। वेजो डायलेशन का मतलब होता है टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो सारा का सारा ब्लड पूलिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब पेरिफ्रीज में जमा होना शुरू हो जाता है हाथ पाँव में, ठीक है ना। और फिर जब वहाँ पे जमा होता है ब्लड, ज़्यादातर वेन्स में जमा होता है, तो वहाँ से फ्लूइड एक्सवेशन हो जाती है। एक्सवेशन का मतलब फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है वेजल्स से, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक, मतलब फ्लूइड बाहर निकल जा रहा है, वापस जा ही नहीं रहा हार्ट की तरफ, ठीक है। सेप्टिक शॉक ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है ना। और हो सकता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो साथ में, या खाली एंडोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया है टॉक्सिन का वो एंटर हो जाए बॉडी में। तो इसमें होता क्या है कि पूरी जो सर्कुलेशन है उसमें ये फैल जाता है, ठीक है। और वो क्या कॉज कर देता है, वेजोडाइलेशन कॉज कर देता है। इसका इसमें होता क्या है ना कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है कि कोई ऐसी डिजीज़, डिबिलिटेटिंग डिजीज़ हो, इन्फेक्टिव डिजीज़ हो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट या ट्रीटमेंट, कोई ऐसी ट्रीटमेंट ली हो जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हुआ हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में या आपके ब्लड वेसल्स में ना ये बैक्टीरिया एंटर हो जाए, या फिर बर्न्स के साथ अगर बर्न्स हो जाते हैं, तो बर्न्स की वजह से बहुत सारा हमारी जो एरिया होता है बॉडी का वो जो है वनरेबल होता है कि उसमें एक्सपोज होता है, जिससे आसानी से बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, मतलब तरीका क्या है, होता क्या है, प्रोसेस क्या है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जब ये एंडोटॉक्सिन बॉडी के अंदर आते हैं, तो वेजल्स को डायलेट कर देते हैं। इसको और एनाफिलेक्टिक का सेम ही पैथोजेनेसिस है, वेजल्स डायलेशन। जब वेजल्स की डायलेशन कर देगा ना हिस्टामीन्स की वजह वगैरह से, तो क्या होगा, टीपीआर ज़्यादा हो जाएगा और पंपिंग ख़राब हो जाएगी। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, इसकी वजह से ये इसका क्या है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। एंडोटॉक्सिन जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना, जो ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं और प्लेटलेट्स वगैरह वगैरह ना, उसको एक्टिवेट कर देता है, और जगह 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 हमारे वेसल्स के अंदर कोगुलेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंडोथीलियल डैमेज ड्यू टू एंडोटॉक्सिन, और ये एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के एंडोथीलियल को भी ऐसा ऐसा डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और साथ में इंटरल्यूकिन 1 और टिमन नाइट्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये इसको रिलीज़ करते हैं मैक्रोफेजेस, और इनका काम क्या है कि ये नेक्रोसिस, जैसे नेक्रोसिस होती है ना, ये आर्टरीज के अंदर डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। मैक्रोफेजेस हैं तो मैक्रोफेजेस आते हैं, इनको ये रिलीज़ करवाते हैं मैक्रोफेजेस, ताकि वो इस एंडोटॉक्सिन को खा सकें, लेकिन ये इसकी वजह से अपनी आर्टरीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। आगे क्या मैकेनिज्म बताया गया है, ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैल्टा एफ है, उस इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, ये सारे के सारे ये जो है ना तो एक्टिवेट होते हैं। और क्या सिस्टमेटिक इफेक्ट्स क्या हैं इसके, फीवर कॉज करते हैं, ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, लिवर में अफेक्ट करते हैं। लोकली जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, और एंडोथेलियल सेल्स एक्टिवेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेंगे जो कि हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। और अगर हाई क्वांटिटी में ये हो जाए, अगर ये बन जाए हमारी बॉडी के अंदर सेप्टिक शॉक में, तो कार्डिक आउटपुट लो हो जाएगा, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है। मैं बता चुकी हूँ शुरू में, यही मैकेनिज्म है एनाफिलेक्टिक का भी इसका भी, कि ये दोनों वेसल्स को डायलेट कराते हैं और टीपीआर को कम करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है ना तो वो लूज़ हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही होती, ठीक है। और ARDS भी हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है। पैथोलॉजिक चेंजेस, हाइपॉक्सिक इंजरी टू वाइटल ऑर्गन्स, कहते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे जब शॉक हो जाएगा, जाहिर सी बात है हाइपॉक्सिया हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक्सटेंड ऑफ पैथोलॉजिकल चेंजेस डिपेंडेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डिकम्पनसेशन बिफोर डेथ, कहते हैं कि अब डिपेंड करता है कि किस डिग्री का जो है ना तो डिकम्पनसेशन हुई थी डेथ से पहले, उसी हिसाब से पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। एक्यूट डेथ में हो सकता है कोई फाइंडिंग ही ना मिले इन एक्यूट डेथ। ब्रेन में क्या होता है, हाइपॉक्सिक एंड इस्कीमिक डैमेज दोनों, ठीक है, फाउंड एट द बाउंड्रीज जोन्स, ज़्यादातर बाउंड्री जो ब्रेन की बाउंड्री उधर ज़्यादा होता है, में एसोसिएटेड विद मार्क सेरेब्रल एडिमा, और साथ में सेरेब्रल एडिमा जगह जगह हो सकता है। हार्ट में फोकल नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, हमें नज़र आती है मायोकार्डियम के अंदर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से। सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हमने पढ़ी थी ना, सब एंडोकार्डियल जिसमें खाली इनर वाली लाइनिंग इन्वॉल्व थी, वनरेबल रीजन ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आर्टरी कम बंद होती है, कंप्लीट बंद नहीं होती, तो फिर सब एंडोकार्डियल होती है, कंप्लीट बंद हो जाए तो फिर ट्रांसम्यूरल। इफ देयर इज प्री एग्जिस्टिंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पहले से ही कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेज थी, तो हो सकता है उसको ट्रांसम्यूरल MI हो जाए, ठीक है। तो दोनों हो सकती है शॉक में। इन कार्डियोजेनिक शॉक ड्यू टू
प्रीवियस इस्केमिक हार्ट डिजीजेस द वेंट्रिकुलर चैम्बर्स में वेल बी डायलेटेड। कहते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक अगर किसको हो जाए अचानक से तो ब्लड सप्लाई बंद हुआ है, लेकिन हो सकता है प्रीवियसली उसको पहले से हार्ट डिजीजेस हो, तो उसकी वजह से उसके वेंट्रिकल्स डायलेट हुए हुए हों, डिस्टेंड हुए हुए हों, या उसकी हार्ट की वॉल्व थिन हो, नॉन इलास्टिक फाइबर स्कार्स से बनी हुई हो। एंड इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डिजीजेस लीडिंग टू पंप फेलियर, द मायोकार्डियम में भी यूजुअली थिकन और रिजिड, और हो सकता है कि मायोकार्डियम मसल की कोई मसला आया हो जिसमें मायोकार्डियम मसल मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। लंग्स में डिफ्यूज एल्वेओलर डैमेज, लंग्स में जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, एल्वेओलर डैमेज हो जाएगा। या फिर एडल्ट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये होता है ना कि जब लंग्स जो है ना वो प्रॉपरली जो है ना तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहे होते, ठीक है ना। ऐसे में जब हम उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में लंग्स को, तो उनमें टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स होती है ना वो डैमेज होंगी, और टाइप 1 न्यूमोसाइट्स जो है ना तो वो इलास्टिक बनाती हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल्स ख़राब हो चुके होंगे, एडिमा होगा, हाइलिन मेम्ब्रेन ड्यू टू डिक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, और सर्फेक्टेंट्स कम बनेंगे ना जब न्यूमोसाइट 1 सेल्स है ना ये सर्फेक्टेंट बनाते हैं, हमारे लंग्स के एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई को गीला रखने के लिए एक सर्फेक्टेंट रिलीज होता है, वो कौन रिलीज करता है, टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट अगर डैमेज है तो वो क्या करेंगे, सर्फेक्टेंट कम बनाएंगे, और वो जो मेम्ब्रेन है हमारी वो हाइलिन मेम्ब्रेन बन जाएगी, सख्त मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। हेमरेजेस, फाइब्रोसिस, एटेलेक्टेसिस और इन्फेक्शन भी हो सकता है लंग्स में, हेमरेज, फाइब्रोसिस, एटेलेक्टेसिस हो सकती है, ठीक है। किडनीज में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल वगैरह, उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। और प्रिजर्व्ड ग्लोमेरुलाई को कुछ नहीं होता। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस से हो क्या होता है कि जीएफआर कम हो जाता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो रही होती, जिससे ओलिगोयूरिया होती है, ओलिगोयूरिया मतलब कम यूरिन प्रोडक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है उसमें क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, जो म्यूकोजा होता है ना गैस्ट्रिक का, वो अगर इस्कीमिक हो जाए या उसमें हेमरेज हो जाए, उसमें गैंग्रीन बन जाता है। लीवर में सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस, इसमें सेल्स होते हैं ना, एक सेंट्रल लोबार सेल्स होते हैं, सेंट्रल लोबार सेल्स, तो उनके दरमियान में जो लोब्स बने हुए होते हैं जिसको हम सेंट्रल लोब्यूलर लोब्स कहते हैं, उनमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है या फैटी डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स अगर हम देखें तो एड्रीनल ग्लैंड्स की भी नेक्रोसिस हो जाती है, तो डिफ्यूज हेमोरेजिक डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। पंप फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक में वेजल इंजरी क्या होती है, फिजिकल इंजरी सच एज बाउंस, रप्चर ऑफ एनेरिज्म एक्सेट्रा। कहते हैं कि अगर वेजल इंजरी हो जाए, वेजल इंजरी कैसे हो सकती है, वाउंड से, रप्चर ऑफ एनेरिज्म से, या हाइपोवॉल्यूमिक वॉल्यूम ही कम हो ब्लड का वेजल्स के अंदर, टॉक्सिन इन्फेक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोक्लोपैथी हो जाए, एनाफिलेक्सिस शॉक हो जाए, सेप्टिसेमिक शॉक हो जाए, या फिर पेरिफेरल पूलिंग हो। पेरिफेरल पूलिंग क्या है कि पेरिफेरली ब्लड एक्यूमुलेट हो। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया में क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन कम होता है, एल्ब्यूमिन, और जब हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन कम होता है तो अपने साथ पानी को भी कम रखता है। वो कहता है कि अब मेरे अंदर ज़्यादा पावर नहीं है पानी को इधर उधर घुमाने की, क्योंकि प्रोटीन नहीं है मेरे अंदर, तो वो प्रोटीन जब कम होता है ब्लड में तो फ्लूइड भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल से, ठीक है। या इसाइटस ब्लड एक्यूमुलेशन होती है पेट में पानी जिसको हम कहते हैं। रीनल फेलियर, ठीक है, तो पेरिफेरल पूलिंग इन वजह से हो सकती है, रीनल फेलियर, साइटस और हाइपोवोलेमिया, या फिर हाइपोवॉल्यूमिक पानी की कमी, सेप्टिसेमिक या एनाफिलेक्सिस, इन चीज़ों की वजह से पेरिफेरल पूलिंग होती है, पेरिफेरल एक्यूमुलेशन होती है ब्लड की। थैंक यू।